सन 2016 में जेनिफर लोपेज ने एक गाना रिलीज किया। उस गाने का नाम था आई एंट योर मामा। इस गाने में जेनिफर लोपेज कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, तुम्हारी नौकरानी भी नहीं हूं, मैं तुम्हारा खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हारी केयर भी नहीं करूंगी। ग्लोबली ये गाना हिट हो जाता है, 500 मिलियन से ज्यादा इसके व्यूज आते हैं और ये गाना पाकिस्तान में भी ट्रेंड करता है। और उसी साल फ्री द निपल मूवमेंट वायरल हो रही थी। आइडिया ये था कि मर्द शर्ट उतार कर पब्लिक में घूम सकते हैं तो औरत क्यों नहीं, ये भी आजादी है, ये भी राइट्स हैं। माइली साइरस ने इसे प्रमोट किया और सपोर्ट किया, सेलिब्रिटीज ने इसको पोस्ट किया और पाकिस्तान में औरत मार्च के प्लैकार्ड पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के स्लोगन को छाप दिया गया। मैं आज आपको कोई फतवा नहीं दे रहा हूं, मैं आज आपको कोई अच्छी बात भी नहीं बता रहा हूं, पर मैं आज आपको वो बता रहा हूं जो किसी ने नहीं बताया। ये सारी चीजें, जेनिफर लोपेज का गाना, फ्री द निपल मूवमेंट, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सब एक ही फैक्ट्री की प्रोडक्ट हैं। और जब आप फैक्ट्री का नाम सुनेंगे तब आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। This video is brought to you by TapTapSend। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और आपको अपने प्यारों को अपने घर पे पाकिस्तान में पैसे भेजने होते हैं, तो TapTapSend एक बेहतरीन मनी ट्रांसफर की ऐप है जहां पर आपके पैसे एक टैप पर आपके प्यारों तक पहुंच जाते हैं। TapTapSend की खूबसूरती है कि जब आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं और मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस जीरो हो जाते हैं। ये ऐप इस वक्त अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशनल है। अब आपने करना ये कि आपने TapTapSend की ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट भेजनी है और भेजते हुए आपने ये जो प्रोमो कोड है, यानी मेरा फर्स्ट नेम इम्तिनान, ये प्रोमो कोड यूज करना है, तो उल्टा आपको आपकी ट्रांजैक्शन पर बोनस मिल जाएगा। सो TapTapSend के जरिए जब आप अपने ये पैसे अपने प्यारों तक भेजेंगे तो ये पैसे उन तक बैंक ट्रांसफर के जरिए, कैश पिकअप के जरिए, जैज कैश और इजी पैसा के जरिए भी मिल सकते हैं विद बेहतरीन एक्सचेंज रेट्स। TapTapSend ऑथराइज्ड भी है, रेगुलेटेड भी, और ये प्रोमो कोड इम्तिनान जरूर एंटर करना ताकि आपको बोनस मिल सके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। कराची 5 मई सन 2026। शीमा किरमानी एक आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं और काफी सालों से विमेन राइट्स के लिए काम करती हैं। औरत मार्च कराची का एक फ्रंट फेसिंग चेहरा भी है और उस दिन वो कराची प्रेस क्लब के बाहर आई 7 और एक्टिविस्ट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी थी। औरत मार्च के लिए एनओसी मांगना था, यानी ऑफिशियल परमिशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन फिर हुआ क्या, वहां पर पुलिस आई, 7 लोगों को रोक दिया गया और कुछ घंटे के लिए पुलिस स्टेशन में रखा गया। और फिर सिंध के होम मिनिस्टर जियाउल हक लंजर ने हुक्म दिया कि उन्हें छोड़ दिया जाए। 3 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। मैं यहां पर एक चीज थोड़ी क्लियर कर दूं आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकना ये गलत था, ये पुलिस का काम नहीं है। एक औरत जो कोई भी पीसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही हो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां एक और बात भी इंपॉर्टेंट है कि ये सारी खबर बन गई और वो सवाल जो पूछा जाना था वो सवाल किसी ने नहीं पूछा। और वो सवाल ये है कि ये फेमिनिस्ट मूवमेंट, JLO का गाना, फ्री द निपल मूवमेंट, औरत मार्च के प्लैकार्ड में ये सब कुछ आया कहां से? ये किसी ने तो बनाया होगा, ये किसी ने फंड किया होगा और किसी ने ये एक्चुअल मिशन उठाया होगा। और जब आप उसके बारे में जानेंगे तो लिटरली आपको JLO का गाना भी छोटा लगेगा। ये कहानी शुरू होती है सन 1848 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के एक छोटे से इलाके सेनेका फॉल्स में। एक औरत एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन स्टेज पे खड़ी होती है और एक डिक्लेरेशन पढ़ती है जिसे तारीख में डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट के नाम से जाना जाता है। वो कहती है कि ऑल मेन एंड वुमेन आर क्रिएटेड इक्वल, यानी सब मर्द और औरतें बराबर पैदा हुए हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मांग क्या रही है?
वो अपना वोटिंग का हक मांग रही हैं। सन 1848 में भी अमेरिका में औरतों को वोट करने का हक नहीं था। एक औरत वोट नहीं कर सकती थी, प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी, कोर्ट में बात नहीं कर सकती थी। यह फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव थी जो इंतहाई रैशनल थी, लॉजिकल थी। और इस फर्स्ट वेव के नतीजे में सन 1920 में यानी 72 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका में औरत को वोट का हक मिला। ये सही था, ये जस्टिस था और इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन फिर 40 साल के बाद कुछ और हुआ और इस बार सिर्फ राइट्स की बात नहीं थी। इस बार एक नया एजेंडा सामने आया और उस एजेंडा का एक डिक्लेयर्ड बैकर भी है जिसका नाम सुनकर आप रुक जाएंगे। 1963 का अमेरिका। बेटी फ्रीडन ने एक किताब लिखी। किताब का नाम था द फेमिनिन मिस्टीक और इस किताब में उसने लिखा कि घर में रहना एक औरत के लिए एक कंफर्टेबल कंसंट्रेशन कैंप है। और ये फ्रीडन का अपना कंपैरिजन था, उसके अपने अल्फाज थे कि एक कंसंट्रेशन कैंप है। किताब बेस्ट सेलर बनी, लॉज बदले गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनी, रेवोल्यूशन आया, लेकिन कोई नहीं बताता कि बेटी फ्रीडन जो कुछ भी थी पर वो नहीं थी जो वो क्लेम करती थी। वो कहती थी कि वो एक आम सबर्बन हाउसवाइफ है और एक आम सबर्बन हाउसवाइफ की तरह उसने जो फेस किया उसने वो लिख दिया, जिसने घर में बैठकर रियलाइज किया कि कुछ गलत हो रहा है। डैनियल हॉरोविट्ज स्मिथ कॉलेज में अमेरिकन स्टडीज के प्रोफेसर हैं। उन्होंने फ्रीडन की एक पूरी बायोग्राफी लिखी और इस बायोग्राफी का टाइटल था बेटी फ्रीडन एंड द मेकिंग ऑफ द फेमिनिन मिस्टीक। और उन्होंने पता है क्या डॉक्यूमेंट किया? उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि फ्रीडन एक कमिटेड लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, लेबर यूनियन की जर्नलिस्ट है, रेडिकल पॉलिटिक्स में काम करती रही है, वो कुछ भी है, लेकिन वो सबर्बन हाउसवाइफ नहीं है। और ये केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इमेज है जो पब्लिक के लिए क्रिएट किया गया है। अब यहां पर एक बात आपने समझनी है, जो कुछ बेटी फ्रीडन ने किया, अपने इमेज को क्रिएट करने के लिए किया है, तो ये बुरी बात, लेकिन ये इतनी भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक एक्टिविस्ट अक्सर आपने देखा होगा अपनी स्टोरीज को फैब्रिकेट करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं और ये होता चला आया है। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वो एक्चुअली डराने वाली बात है। ग्लोरिया स्टीनम, ये एक और नाम आपको तारीख में मिलता है। ये सेकेंड वेव का सबसे ज्यादा रिकग्नाइजेबल चेहरा है। मिस मैगजीन की को-फाउंडर हैं और एक नाम जो फेमिनिज्म का सिनोनिम बन गया। सन 1967 में एक इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन रैम्पार्ट्स ने एक स्टोरी ब्रेक की और स्टोरी की हेडलाइन थी ग्लोरिया स्टीनम CIA के लिए काम करती है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ग्लोरिया स्टीनम ने खुद न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए इस बात को कंफर्म किया। उन्होंने 1959 से लेकर 1962 तक एक CIA फंडेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट रिसर्च सर्विस के डायरेक्टर की हैसियत से काम किया है। CIA के पैसे से स्टूडेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए हैं, यूरोप में इवेंट्स किए हैं ताकि सोवियत के इन्फ्लुएंस को कर्टेल किया जा सके, काउंटर किया जा सके। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स ने उनसे कंफर्म किया तो स्टीनम ने पता है क्या कहा? स्टीनम ने कहा कि CIA की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? The CIA's big mistake was not supplanting itself with private funds fast enough। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वो CIA को एक्सपोज नहीं कर रही है, वो ये कह रही थी कि CIA गलत पकड़ी गई क्योंकि उन्होंने जल्दी अपने पैसे को छुपाया नहीं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। यानी वो क्लेम करती हैं कि ये सारा प्रोजेक्ट CIA फंडेड था। इतना बड़ा नाम फेमिनिज्म का वो क्लेम कर रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि अगर आप ये दोबारा करेंगी अगर मौका मिले, तो उस पर स्टीनम ने कहा, ग्लोरिया स्टीनम ने कहा कि इफ आई हैड अ चॉइस आई वुड डू इट अगेन। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हर फेमिनिस्ट औरत CIA की एजेंट है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि उस मूवमेंट की आर्किटेक्चर को जरा गौर से देखें। किसने शेप किया, किसे प्लेटफॉर्म मिला, किस मैगजीन को आसमान पर पहुंचाया गया, और उसमें CIA का डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेड हाथ मौजूद है। और ये
किसी ने नहीं बताया, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं आया, किसी चैनल ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि सीआईए एक फेमिनिस्ट मूवमेंट को फंड करता है, इसमें सीआईए को क्या फायदा है? और इस सवाल का जवाब सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। सीआईए ने कोल्ड वॉर में एक काम करने का फैसला किया। सोवियत यूनियन जो कि कम्युनिस्ट थी, वहां पर फैमिली वैल्यूज को प्रमोट किया जाता था। स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट, चिल्ड्रन, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्द और औरत दोनों काम करें और दोनों स्टेट के लिए काम करें। सीआईए ने सोचा अगर दुनिया इसी फैमिली स्ट्रक्चर को फॉलो करती रहेगी तो लोग कम्युनिस्ट बनना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा हमें एक काउंटर कल्चर नैरेटिव की जरूरत है जो सोवियत मॉडल को अपोज करे। और सीआईए ने यहां पर पता है क्या मॉडल बनाया? इंडिविजुअल की आजादी का मॉडल। यानी फैमिली स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करो, ट्रेडिशनल रोल्स को ऑपरेशन फ्रेम करो, और इस काउंटर कल्चर की इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन वो तो पहले से तैयार थी। सन 1949 में पेरिस में एक फ्रेंच फिलोसोफर सिमोने डी बोयर, उसने एक किताब लिखी और इस किताब का नाम था द सेकेंड। इस किताब के अंदर उसने एक लाइन लिखी जो आज 2026 में भी वोक यूनिवर्सिटी कोर्सेज की फाउंडेशन है। उसने लाइन पता है क्या लिखी? उसने लिखा कि औरत पैदा नहीं होती है, औरत बनाई जाती है। यानी औरत होना ये कोई बायोलॉजी नहीं है, सोसाइटी डिसाइड करती है। जेंडर एक कंस्ट्रक्शन है। कि वही आइडिया है जो आज आप जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम की शक्ल में अपने बच्चों के स्कूल में उन्हें पढ़ाते हैं और उन्हें पढ़ता हुआ देखते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है, ये सिमोने डी बोयर की पर्सनल जिंदगी कभी किसी ने खोलकर देखी है? उस औरत ने कभी शादी नहीं की, कभी बच्चे नहीं किए और अपने पार्टनर फिलोसोफर जॉन पॉल सार्त्र के साथ एक ओपन रिलेशनशिप में रही सारी जिंदगी, जहां पर दोनों के अलग अलग अपने अपने अफेयर्स रहे और उन्होंने ओपनली लिखा कि मदरहुड एक ट्रैप है, फैमिली एक प्रिजन है। लेकिन यहां आपने नोटिस किया है कि सिमोने डी बोयर अल्लाह पर बिलीव नहीं करती थी, आखिरत पर यकीन नहीं रखती थी, अकाउंटेबिलिटी पर सवाल नहीं उठाती थी। यानी उसकी फिलॉसफी में सिर्फ ये दुनिया थी और ये जिस्म था, और जब सिर्फ जिस्म है तो जिस्म ही सब कुछ बना दिया जाता है। और फिर आपको स्लोगन नजर आता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और ये इस लाइन की इंटेलेक्चुअल नस्ल यहां से शुरू होती है। और फिर सन 1970 में एक और कैरेक्टर आपके सामने आया, जो ये कैरेक्टर आई, इनका नाम है केट मिलेट। सन 1970 में केट मिलेट की किताब आती है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, और इस किताब में उसने ओपनली लिखा है कि फैमिली स्ट्रक्चर पेट्रियार्की का टूल है। मैरिज इज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। बच्चों को पेरेंट्स नहीं बल्कि स्टेट को रेज करना चाहिए, और ये इंतहाई एक्सट्रीम है, मार्जिनल है। लेकिन ये सेम आइडियोलॉजी थोड़ी सी पॉलिश के साथ आज जेंडर स्टडीज में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में जेंडर स्टडीज में पढ़ाई जाती है। और फिर 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने मैक्सिको सिटी में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसका नाम था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, और उस दिन से ये अमेरिकन सीआईए लिंक्ड आइडियोलॉजी यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल फ्रेमवर्क का हिस्सा बन गई। डेवलपमेंट एड, एजुकेशन ग्रांट्स, एनजीओ फंडिंग सब इस आइडियोलॉजी से टाइड है। और पाकिस्तान में जो एनजीओज जेंडर इक्वालिटी पर काम करती हैं, उनमें से न जाने कितनी ऐसी हैं कि जिनकी फंडिंग चेन यूएसएड, सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, वो सेम इंस्टीट्यूट्स जो सीआईए के डॉक्यूमेंटेड फंडिंग नेटवर्क्स हैं, वो उनका हिस्सा है। अब बात करते हैं जेएलओ के गाने की, आई एंट योर मामा, जिसमें वो कहती है मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक पॉप सॉन्ग नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है जो 70 साल की इंटेलेक्चुअल जर्नी के बाद एक कैची कोरस बन चुका है। और फ्री द निपल्स वो भी एक शॉक वैल्यू नहीं है, वो इस पूरी चेन का अगला स्टेप है
कि जब बॉडी ही सब कुछ हो, जब रब के आगे जवाब देने के लिए कोई तैयार ना हो, तो जिस्म को सीधा उठाकर स्टेज पे रख दिया जाता है और इसे आजादी का नाम दे दिया जाता है। और पाकिस्तान में इस आइडियोलॉजी का वर्जन प्लैकार्ड पर छापकर प्रेस क्लब के बाहर रख दिया जाता है, यानी इंपोर्टेड, पैकेज्ड, डिलीवर्ड, और लोग आराम से वरगलाए जाते हैं। अब यहां पर कुछ दोस्त होंगे जो ये जरूर कहेंगे कि आप आइडियोलॉजी की तो बात कर रहे हैं, मगर आप राइट्स की बात नहीं कर रहे। वेल, चलें ठीक है, राइट्स की बात कर लेते हैं, और वो भी डेटा के साथ। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने एक प्रॉमिस किया था। 1963 में बेटी फ्रीडन ने कहा था कि औरत घर से निकलेगी, करियर बनाएगी, खुद की जिंदगी जिएगी और वो ज्यादा खुश होगी। पर 50 साल के बाद हुआ क्या? 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिवोर्स रेट था 2.2 पर 1000 कपल्स। 1980 में जब सेकेंड वेव अपने पीक पर थी, वो डिवोर्स रेट 5.2 पर 1000 कपल्स हो गया, यानी 20 सालों के अंदर 136% का इजाफा। और उन डिवोर्सेस में, और ये सीडीसी का डेटा है, सीडीसी कहता है कि उन डिवोर्सेस में 72% केसेस ऐसे थे कि जहां पर घरानों के अंदर छोटे बच्चे मुतासिर हुए, यानी 10 में से 7 जब घर टूटे तो उनमें कोई ना कोई बच्चा था जिसने अपना घर खोया। लेकिन यहां पर एक आर्गुमेंट हो सकता है, और वो आर्गुमेंट ये है कि डिवोर्स इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। शायद डिवोर्सेस कभी कभी जरूरी हो जाती हैं, और शायद बच्चे भी कुछ केसेस में एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक आई वुड एग्री विद दैट। तो फिर एक और सवाल खड़ा होता है, और वो दूसरा सवाल ये है कि क्या फिर खुशी आई? 2009 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने एक स्टडी पब्लिश की, और इस स्टडी का टाइटल था द पैराडॉक्स ऑफ डिक्लाइनिंग फीमेल हैप्पीनेस। पैराडॉक्स मतलब समझ ही नहीं आ रहा। तो समझ क्या नहीं आ रहा है? समझ ये नहीं आ रहा है कि 1970 के बाद जब फेमिनिस्ट मूवमेंट अपने पीक पर थी, अमेरिकन औरतों की सेल्फ रिपोर्टेड खुशी हर साल गिरती रही है कंसिस्टेंटली, मर्दों के कंपैरिजन में ज्यादा, हर मेजरेबल मेट्रिक पर प्रॉमिस क्या था कि आजादी से खुशी आएगी, पर डेटा कह रहा है कि खुशी उल्टा कम हो गई है। तो नेचुरली फिर यहां पर एक सवाल बनता है, और वो सवाल ये है कि जेनिफर लोपेज जो कहती है कि आई एंट योर मामा और मैं तुम्हारी केयर नहीं करूंगी, वो खुद कैसी जिंदगी गुजार रही हैं। 2 शादियां, फिर बेन एफ्लेक से 3 साल के बाद तलाक हो गई, और ओपनली कहती हैं कि लोनलीनेस उनका सबसे बड़ा कंपेनियन है। देखो, मैं यहां पर जेएलओ को जज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो गाना पूरी दुनिया को आजादी का प्रॉमिस देता है, उस गाने की अपनी सिंगर की जिंदगी भी उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकती है। तो ये आइडियोलॉजी आपके साथ झूठ बोल रही है, और इस झूठ की कीमत उन औरतों ने अदा की है जो इस तरह की कैंपेन्स पर यकीन कर लेती हैं। अब आते हैं पाकिस्तानी औरतों के मसाइल की तरफ, जो कि रियल हैं। कारोकारी रियल है, डॉक्यूमेंटेड है, वट्टा सट्टा डॉक्यूमेंटेड है, चाइल्ड मैरिजेस डॉक्यूमेंटेड है, वर्क प्लेस हरासमेंट वो भी डॉक्यूमेंटेड है, एसिड अटैक्स भी डॉक्यूमेंटेड है। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी औरतों के कोई मसाइल नहीं है, बिल्कुल हैं, और इनके लिए आवाज उठाना हक भी है और जरूरत भी है। ना मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि औरत काम ना करे, बिल्कुल करे। उम्महातुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिजनेस वुमन थी, काम करती थी, और काम करने में कोई बुराई नहीं है, कोई मसला नहीं है। मेरी अपनी बेगम डॉक्टर हैं, काम करती हैं। लेकिन यहां पर एक और सवाल बनता है, और वो सवाल यह है कि क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी कोलू में रहने वाली औरत के लिए कुछ करता है जब उसका बाप 12 साल की उम्र में उसकी शादी करा देता है? या फिर फ्री द निपल मूवमेंट, क्या वो कराची की औरत के लिए काम करती है कि जब उस पर एसिड फेंक दिया जाता है? या जेएलओ का गाना उकाड़ा में रहने वाली लड़की के लिए काम आता है जब उसे स्कूल जाने से रोक दिया जाता है? नहीं। तो फिर ये सब क्या है? ये रॉन्ग नंबर है। ये इंपोर्टेड आइडियोलॉजी है जो हमारी जमीन पर काम नहीं करती है, क्योंकि ये यहां के लिए नहीं बनाई गई। ये कोल्ड वॉर का टूल था जो सोवियत फैमिली मॉडल को डिस्टेबलाइज करने के लिए बनाया गया था,
और वो टूल अब पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर दिया गया है। हमने खुशी खुशी उस टूल को इंपोर्ट कर लिए एनजीओ फंडिंग की शक्ल में, यूनिवर्सिटी कोर्सेज की शक्ल में, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स की शक्ल में। और पाकिस्तानी औरतें इस आइडियोलॉजी के पीसेस हरगिज नहीं है और उनके मसाइल एक इंपोर्टेड फ्रेमवर्क में सॉल्व नहीं होंगे। अब यहां पर कुछ दोस्त कहेंगे कि आप तो सप्रेसिव हैं, आप मेल शॉविनिस्ट हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप औरत को घर में कैद करना चाहते हैं। मैंने घर में कैद करने का कोई जिक्र नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं वो कह रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं। इस्लाम पहले दिन से वो कह रहा है जो चीज, जो बात ये कैंपेन 70 साल में डिलीवर नहीं कर पाई। सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और सब्र करने वाले और सब्र करने वालियां और आजिज़ी करने वाले और आजिज़ी करने वालियां और खैरात करने वाले और खैरात करने वालियां और रोज़े रखने वाले और रोज़े रखने वालियां और अपनी पारसाई की हिफाजत करने वाले और हिफाजत करने वालियां और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियां, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। यानी मर्द का नाम और औरत का नाम बराबर एक ही आयत में, एक ही प्रॉमिस में, एक ही वादे में। और ये कोई 1963 की आइडियोलॉजी नहीं है, ये रेवोल्यूशन है जो 1400 साल से कायम है। जब मैं ये रिसर्च कर रहा था बेटी फ्रीडन पे, स्टीनम पे, CIA पे, जिमोने डी बेयोर पे, केट मिलेट पे, पैराडॉक्स ऑफ डिक्लाइनिंग फीमेल हैप्पीनेस पे, तब मुझे एक बात समझ में आई। और वो बात ये है कि ये आइडियोलॉजी नहीं है, ये एक ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन चाहता क्या है? ये चाहता है कि अमेरिकन औरतों को घर से निकालो, डबल वर्कफोर्स करो, GDP को बढ़ाओ, टैक्सेस को बढ़ाओ। यानी जब एक घर में एक काम करने वाला था, अब उस घर में 2 काम करने वाले होंगे और रियल वेजेस वो नहीं बढ़ी। यानी अब एक की जगह 2 लोग मेहनत कर रहे हैं और उसका नतीजा पता है क्या निकल रहा है? फैमिलीज टूट रही हैं, बच्चे अकेले हो रहे हैं, औरतों में तन्हाई फैल रही है और मार्केट अपना प्रॉफिट उठाए जा रही है। और वो ऑपरेशन JLO के सॉन्ग में है, फ्री द निपल कैंपेन में है, जेंडर स्टडीज के डिपार्टमेंट में, और आज वो एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में। पाकिस्तान की औरत को इस ऑपरेशन का टारगेट नहीं होना चाहिए। उसके मसाइल रियल हैं और उन मसाइल का जवाब उस फ्रेमवर्क में है जो उसकी अपनी जमीन का है, जो उसके रब ने दिया है। और वो फ्रेमवर्क 1400 साल से मौजूद है।